तो आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना गोदान की। ये कहानी है एक बहुत ही गरीब किसान होरी की और उसके एक सीधे साधे लेकिन जिंदगी भर के एक बहुत बड़े सपने की। कहानी का जो नायक है होरी, उसके जीवन का पूरा सार कह सकते हैं बस इसी एक वाक्य में छिपा है। ये लाइन बताती है कि कैसे सालों की गरीबी और लाचारी ने उसे ये सिखा दिया है कि भाई देखो, अगर जिंदा रहना है तो व्यवस्था के सामने झुकना ही पड़ेगा। जो ताकतवर है उसके पांव सहलाने में ही समझदारी है। होरी के सपने को अगर पूरी तरह समझना है तो पहले हमें उसके संघर्ष को समझना होगा। तो आइए उसकी जिंदगी की असलियत को जरा और करीब से देखते हैं। और यहीं पर ना होरी और उसकी पत्नी धनिया के किरदारों का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ होरी है जो जमींदार को खुश रखने में ही अपनी भलाई समझता है कि भाई इसी में गुजारा है, और दूसरी तरफ है धनिया जो सवाल करती है। वो कहती है अपनी मेहनत की कमाई हम उसे देते हैं तो फिर उसी की खुशामद क्यों करें। बस यही उनके घर का सबसे बड़ा टकराव है, सोच का टकराव। होरी का ये जो दबा हुआ स्वभाव है ना, वो यूं ही नहीं बना। उसकी दुनिया का बोझ सच में बहुत भारी है। जमींदारों और साहूकारों का कभी ना खत्म होने वाला कर्ज। उम्र बस 40 की है, लेकिन मुसीबतों ने उसे कहीं ज्यादा बूढ़ा बना दिया है। और सबसे दर्दनाक बात, अपने 6 बच्चों में से 3 को वो मामूली बीमारी में खो चुका है। वजह? क्योंकि एक धेले की दवा खरीदने के भी पैसे नहीं थे। तो यही वो हालात हैं जो होरी के हर फैसले के पीछे खड़े होते हैं। लेकिन इतनी निराशा और इतने संघर्ष के बीच भी एक सपना है जो होरी को जिंदा रखे हुए है। एक बहुत ही साधारण सा सपना, एक गाय की लालसा। अब सवाल ये है कि ये गाय इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, होरी के लिए गाय सिर्फ एक जानवर नहीं है। वो उसके बढ़ते बेटे गोबर के लिए दूध है, खेत जोतने के लिए मजबूत बछड़े हैं, और गांव में तो ये इज्जत और सम्मान का प्रतीक है। माना जाता है कि सुबह सुबह गाय के दर्शन हो जाएं तो दिन शुभ होता है। मतलब ये उसके परिवार के बेहतर भविष्य का एक जीता जागता सपना है। प्रेमचंद लिखते हैं यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न था। और सोचिए भी, बैंक में पैसे जोड़ना या कोई महल बनवाने जैसे बड़े बड़े ख्वाब उसके छोटे से दिल में समाते भी कैसे। उसकी तो पूरी दुनिया बस इसी एक गाय की इच्छा के इर्द गिर्द घूमती थी। और फिर एक दिन अचानक होरी का ये सपना हकीकत के बहुत बहुत करीब आ जाता है। ये तब होता है जब उसकी मुलाकात भोला से होती है। तो ये भोला कौन है? भोला पास के ही गांव का एक ग्वाला है जो दूध मक्खन का काम करता है। और हाँ, कभी कभी अच्छी कीमत मिलने पर वो अपनी गायें बेच भी लेता है। कोई 50 साल का एक विदुर है जो अकेला ही रहता है। और जैसे ही होरी भोला की नई एकदम सेहतमंद गाय को देखता है, उसका दिल जैसे उछल पड़ता है। बरसों से जो इच्छा मन में दबी हुई थी ना, वो एकदम से उसे बेचैन कर देती है। अब देखिए, होरी के पास पैसे तो है नहीं, लेकिन उसके पास किसान वाली चतुराई जरूर है। तो यहीं से शुरू होता है एक चतुर सौदा। होरी देखिए, सीधे सीधे गाय नहीं मांगता ना, वो पहले भोला की तारीफ करता है, उसके जिगरे की दाद देता है। वो कहता है ये तुम्ही लोगों का गुर्दा है कि अंजुली भर रुपए तकदीर के भरोसे गिन देते हो। मतलब वो सीधे सीधे भोला के अहंकार को सहला रहा है। और भोला तो इस जाल में फंस जाता है। तारीफ सुनकर उस पर जैसे एक नशा चढ़ने लगता है और वो अपनी शान बघाड़ने लगता है। कहता है कि जमींदार साहब खुद इसके 100 रुपए दे रहे थे, लेकिन हमने नहीं दी। होरी की रणनीति देखिए, कमाल की है। पहले गाय की खूब तारीफ की, फिर भोला के चरित्र की प्रशंसा की, और फिर बात को घुमाकर वो भोला के अकेलेपन पे ले आता है। और तो और उसे एक नई पत्नी ढूंढने में मदद करने का ऑफर भी दे देता है। अब ये सौदा व्यापार का नहीं रहा, निजी हो चुका था। और नतीजा क्या निकलता है? भोला 80 रुपए में गाय देने को तैयार हो जाता है, और वो भी उधार पर। मतलब होरी का सपना बिना एक पैसा दिए पूरा होता दिख रहा है। होरी ने अपनी चतुराई से अपना काम तो बना लिया है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नया मोड़ लेती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या स्वार्थ हमेशा नीति पर भारी पड़ता है? होरी अपनी जीत के जश्न में डूबा ही था कि तभी एक ऐसी बात सामने आती है जो उसे गहरे धर्म संकट में डाल देती है। गाय होरी को सौंपते सौंपते भोला अचानक अपनी मजबूरी बता देता है। वो कहता है घर में चंगुल भर भी भूसा नहीं रहा। ये एक लाइन, और ये सुनकर होरी के कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं।
अब होरी एक दौराहे पर खड़ा है। एक तरफ उसका जिंदगी भर का सपना, उसके परिवार का भविष्य, और दूसरी तरफ एक दूसरे इंसान की बर्बादी, एक ऐसे आदमी से उसका जानवर ले लेना जो उसे खिला भी नहीं सकता। और इस मुश्किल घड़ी में होरी जो फैसला लेता है वही इस कहानी की आत्मा है। ये हमें सिखाता है कि आखिर असली दौलत है क्या। भोला की ये हालत सुनते ही होरी का सारा स्वार्थ जैसे धुल जाता है। वो गाय लौटाते हुए कहता है, भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूंगा, मेरे हाथ ना कट जाएंगे। सोचिए, जिस होरी ने जिंदगी भर दूसरों के पांव सहलाने में ही समझदारी समझी थी, आज वो पहली बार अपनी अंतरात्मा की आवाज के आगे झुक रहा था। और जब होरी बिना गाय के वापस लौटता है ना, तो उसके मन में हार का कोई दुख नहीं होता, बल्कि एक अजीब सी, एक अद्भुत सी ताकत महसूस होती है। ये उस गुलाम सोच से आज़ाद होने की ताकत थी जिसमें सिर्फ मजबूत के पैर सहलाए जाते हैं। ये अपना फैसला खुद लेने का संतोष था। तो प्रेमचंद की ये कहानी हमें इसी एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है, असली दौलत क्या है? वो चीज़ जो हम जिंदगी भर चाहते हैं, हमारा सपना, या फिर एक कठिन क्षण में सही काम करने से जो आत्म संतुष्टि मिलती है वो?